पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे से प्रहार शुरू हो चुका है। शुरुआती फैसलों में जहां पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, वहीं अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को कैंसिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 बड़े फैसले किए गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जान गई। आईबी और नेवी के अधिकारी भी शहीद हुए। पाकिस्तान पर आर्थिक और रणनीतिक चोट करने के बाद अब तैयारी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो दुनिया देख चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार भी थर थर कांप रही है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान यही कह रहा है कि जंग हुआ तो दुनिया के लिए बेहतर नहीं होगा। बौखलाए पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भभकी भी दी है। साल 1972 में हुए इस समझौते में भारत पाक ने तय किया था कि वो आपसी विवाद को शांति और संवाद से सुलझाएंगे। कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब पाकिस्तान दुनिया से भारत को शांत करने की बात कर रहा है। इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े एक्शन किए। सिंधु जल संधि को स्थगित करना, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा न देना और दिल्ली स्थित पाक उच्चायुक्त के स्टाफ की संख्या में कटौती जैसे कदमों से पाकिस्तान की शहबाज सरकार दहशत में है। पूरा पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। भारत के खड़े रुख के बाद पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई गई। इसमें पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रद्द करने की धमकी दी है, जबकि अगर उसने ऐसा किया तो फजीहत पाकिस्तान की ही होगी, क्योंकि शिमला समझौता से फायदा पाकिस्तान को हुआ था। यह बात दुनिया और पूरा भारत जानता है। भारत सरकार आतंकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। पाकिस्तान पर आर्थिक और कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अगला कदम क्या होगा सरकार का, इस पर पूरे देश की नजर है, साथ ही साथ पूरी दुनिया की भी नजर है। और जो समर्थन पूरे भारत को हासिल है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौड़ जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जैन सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास पेशकश में और इंडिया डेली पर। दर्शकों का भी एक बार फिर स्वागत करेंगे। और अनुज माथुर सर, पहला रिएक्शन आपसे लेंगे कि अभी तक के एक्शन को देखकर आपको क्या लग रहा है? भारत सरकार सही दिशा में कितना आगे बढ़ रही है? विवेक, देखिए, इस बारे में हम कई दफा आप लगातार बात करते चले आ रहे हैं। भारत सरकार बिल्कुल सही एक्शन लेने वाली है, सही एक्शन ले रही है। ये बात मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला समझौता दोनों के दोनों पाकिस्तान के पक्ष में हेवीली लोडेड थे। और इन दोनों के जाने से अगर किसी को लाभ हो रहा है तो वो भारतवर्ष है। जहां तक सवाल एक बात का है कि इंडस जो शिमला समझौते के हिसाब से कोई तीसरा पक्ष इसमें मध्यस्थता नहीं कर सकता था, हमें बायलैटरली इसको लगाना था, तो उनकी मर्जी है, वो जो करते चले जाएं, हमें पता है हमको क्या करना है। ये बात ठीक है। ये बात समझने की है कि आज पाकिस्तान में क्यों दहशत है। पाकिस्तान में दहशत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का पूरा ज्ञान है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से, किसी भी सर्कमस्टेंस में, विवेक प्लीज डोंट, तो किसी भी सरकमस्टेंस में भारत को कन्वेंशनल तरीके से नहीं हरा सकता। और उसको ये लग रहा है कि अब हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं कोई कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ ना हो जाए। और उनको मालूम है 4 बार पहले ट्राई कर चुके हैं, 5वीं बार भी वो मुंह की खाने वाले हैं। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुला बीच में घुसा करके या और कोई बातें शुरू करके वो उसको कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये इसमें वो सफल हो पाएंगे। उनके अंदर दहशत का माहौल है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि इस बार जो भारत का रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन किसी टेररिस्ट कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक या कोई एयर स्ट्राइक ट्रेनिंग कैंप पर नहीं होगी। इस बार रिएक्शन जो आएगा, वो रिएक्शन आएगा ये जो आतंक के जो परपेचुएटर हैं, आतंक के जो क्रिएटर्स हैं, आतंक के को जो इसको आगे फैला रहे हैं, उनकी नर्व के ऊपर ये इस बार हमला होगा। ये बात आप देखिएगा। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सही दिशा में है। और इस बार स्ट्राइक होगी तो आतंक की नर्व पे होगी, ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान इस चीज से बहुत बौखलाया हुआ है कि किस प्रकार से भारत के अंदर तमाम राजनीतिक दल, तमाम धार्मिक दल, विचारधाराएं, तमाम एक साथ भारत की सरकार के पीछे खड़ी हुई हैं। चाहे वो ओवैसी का बयान हो, चाहे वो मुख्यमंत्री, खैर वो तो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर का बयान, पूरे दुनिया, कश्मीर में जो रिएक्शन आ रहा है उससे पाकिस्तान की सेहत खराब है।
कि कश्मीर घाटी में आज से पहले कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई कि किसी आतंकवादी हमले को, इतिहास में नहीं हुआ ऐसा कि किसी आतंकवादी हमले के खिलाफ लोगों ने जाकर के प्रदर्शन किए हों। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान को बहुत दहशत में डाल रही हैं। और इन चीजों से ये सिद्ध होता है कि भारत का जो दुनिया भर रिएक्शन के है न्यूज वो चैनल्स को बिल्कुल। वहां के उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ने एस्केलेशन किया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए भारत को रोकने की आवश्यकता है। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू, मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देकर पाकिस्तान यही गाना गा रहा है और कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। जो इंडस वाटर ट्रीटी रोकी है वो एक्ट ऑफ वॉर है। वो गाना इसीलिए गा रहे हैं क्योंकि वो किसी भी एस्केलेशन से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको मालूम है 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने उनके साथ क्या किया था। और जो इंडियन नेवी उस समय थी उससे 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली इंडियन नेवी आज की तारीख में है। हमने एक आईएनएस सूरत अरेबियन सी में डाल दिया तो उनके पसीने छूट गए। तो ये आप देखेंगे कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो बाहर, इनके पास कोई कन्वेंशनल पावर हमसे लड़ने के लिए है नहीं। पूरे विश्व कम्युनिटी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो 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 रिएक्शन आया है, अमेरिका ने कहा है वो भारत के साथ है, रशिया ने कहा है, ईरान ने कहा है, तुर्की ने कहा है, फ्रांस के प्रेसिडेंट का, मैक्रों का वो आया है कि वी आर विद इंडिया। उससे 2-3 चीजें विवेक बिल्कुल क्लियर है कि लोग इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो जो रिएक्शन है उससे बिल्कुल साफ पता पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ होना और पाकिस्तान का आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना वो निश्चित रूप से सिद्ध होता चला जा रहा है। तो एफएटीएफ की ग्रे ब्लैक लिस्ट उनका मुंह बाये इंतजार कर रही है। और चौथी बात, जिस प्रकार से वो आज की तारीख में जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हों या कोई भी हो, वो पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर के छुपे हुए हैं। किस प्रकार से नहीं, वो तो जंग चाहते थे सर। हाफिज सईद जैसे लोग जंग चाहते हैं। कसूरी साहब का स्वागत, सैफुल्लाह कसूरी हुआ है पाकिस्तान की एक बटालियन में। नहीं, लेकिन सैफुल्लाह कसूरी ने सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया कि इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इंडियन मीडिया मुझे खासतौर पर टारगेट कर रहा है, मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, मैं इस हमले को नहीं जानता हूं, मेरा पहलगाम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा वो तो गाना गा रहा है सोशल मीडिया पर आकर। और पाकिस्तान भी लगातार इस बात को कह रहा है कि भाई इंडिया जानबूझकर पाकिस्तान को फंसा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को आतंकवाद से लड़ने में मदद की, पाकिस्तान ने ब्रिटेन को आतंकवाद से लड़ने में मदद की, पाकिस्तान ने ब्रिटेन और अमेरिका की मदद अफगानिस्तान, इराक, सीरिया में की है। पाकिस्तान अपने एहसान तले वेस्टर्न कंट्रीज को दबाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें एक तरह से कह रहा है कि हमें बचा लो। राठौड़ सर, आपका क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान दुनिया भर में आज की तारीख में भीख मांग रहा है कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, ये इंडिया बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाला है। राठौड़ सर प्लीज माइक चेक कीजिएगा आपका। आपके फोन का माइक शायद म्यूट रह गया, प्लीज चेक कीजिएगा सर। जी हाँ, जी मैं सर। ये कह रहा हूं कि अभी ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है। पाकिस्तान को अभी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। एग्जैक्टली सर। अभी तक पाकिस्तान ये सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी जो इन्होंने यहाँ हिमाकत की है, इसमें भारत क्या करेगा, एलओसी के ऊपर थोड़ी फायरिंग कर लेगा, तोप खाने का फायर खोल देगा और छोटे मोटे रेड कर देगा। लेकिन उसको यह आभास नहीं था कि वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होगी। पाकिस्तान हमेशा इस चीज को समझता रहा है कि मैं कुछ भी करूं, हम कभी वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। तो वो चीज अभी ये भ्रम तोड़ने की आवश्यकता है पाकिस्तान का कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। और इसमें बिल्कुल अब मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान को छोटा मोटा सबक सिखा के वापस आना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर लड़ाई इसका इलाज है, इसका लड़ाई इसका एक सलूशन है, तो इसकी लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान इसके बगैर नहीं मानेगा। नहीं तो ये रनिंग फाइट जो हम 1947 से पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं वो कभी बंद नहीं होगी।
नहीं, इससे पहले जब हमने चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की, चाहे वो हमने एयर स्ट्राइक की, तो क्या हमें वो जो खुराक थी वो जारी रखनी चाहिए थी? ये हमारी चूक रही। वो खुराक समय समय पर इनको चाहिए था, इसके बगैर ये मानेंगे नहीं। इसमें एक ऐसी बात है कि पाकिस्तान ने कुछ चीजें हमारे लीडरशिप को भी कन्वे कर दी हैं कि हम नियर पैरिटी हैं भारत के साथ, हम बराबरी में हैं भारत के साथ। अगर भारत की फौज 11 लाख की है तो हम भी 5.5 लाख की हैं। अगर भारत की एयरफोर्स में इतने जहाज हैं तो हम भी अपने साइज के मुताबिक बहुत अच्छे जहाज हैं, नेवी का भी हो। तो वो एक नियर पैरिटी के जो जोश में पाकिस्तान झूमता रहता है कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन है तो हमारे पास भी है। तो ये एक चीज का जो परचम है, उसकी धौंस है, ये ब्लफ खत्म होना चाहिए। और ये मेरी जो है अपील है लीडरशिप के साथ कि जी। वंस फॉर ऑल पाकिस्तान का ये ब्लफ टूटना चाहिए, नहीं तो ये चलता रहेगा। पाकिस्तान जानता है कितनी बड़ी भी आप वारदात करके निकल जाओ, भारत 2-4 दिन नाराज रहता है, उसके बाद फिर आईपीएल खेल लो, फिर बॉलीवुड का लो, फिर महफिलें बुला लो, शायर बुला लो, लिट फेस्ट कर लो। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। अगर आप चैन से जीना चाहते हैं तो पाकिस्तान का विखंडन ही एक विकल्प है। ये तो आज आपको पहलगाम में मिल रहा है, आप कुछ साल और रुक जाइए, ये बांग्लादेश से भी टेरर एक्सपोर्ट शुरू होगा। जी। इसलिए समय रहते हुए चेत जाइए। बिल्कुल माथुर सर, आपके पास वापस जाएं, इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आर्मी चीफ 15 कमांडर के साथ आर्मी चीफ की मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद है, थोड़ी देर में पहलगाम के लिए रवाना होंगे और हमले वाली जगह भी जाएंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, बता दें आपको, आर्मी चीफ भी एक्शन में है। अभी तक बैठकों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब ऑन द स्पॉट पहुंच गए हैं आर्मी चीफ द्विवेदी। और आपको बता दें कि 15 कमांडर के साथ आर्मी चीफ की मीटिंग चल रही है। एलजी मनोज सिन्हा के साथ भी बैठक की है। थोड़ी देर में पहलगाम के लिए रवाना होंगे और हमले वाली जगह भी जाएंगे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, यानी कि एक हलचल बहुत ज्यादा है बॉर्डर एरियाज में। और आप देखिए कि आर्मी चीफ से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब एक्टिव मोड में। और प्रधानमंत्री का बयान हमने सबने सुना कल, की जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस बार वो किया जाएगा जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। यानी कुछ बहुत अप्रत्याशित और बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। और जो बात राठौड़ सर कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूं कि जब तक इस पाकिस्तान को 3-4 टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाता, तब तक ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। आज जरूरत इस बात की है कि पीओके को वापस हम हासिल कर लें। पीओके हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। बलूचिस्तान को आजाद करा दें। बलूचिस्तान के लोग बहुत समय से भारत की मदद की आस लगाए बैठे हैं और बहुत समय से वो पाकिस्तान की सेना के अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। और बची खुची मदद हो सके, वैसे तो मैं गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो केपी को टीटीपी के हवाले कर दिया जाए। मैं माथुर सर आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। आपको मैं बताता हूं कि जो आमतौर पे इन्हीं दो देशों के बीच में युद्ध हुआ करते हैं, वो युद्ध 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं। और वो 3 फ्रंट्स मेरे हिसाब से हैं। एक इकोनॉमिक फ्रंट है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक करना, ये हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा होना चाहिए और है। दूसरा फ्रंट होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साइबर वॉरफेयर, जो भी उसको कहना चाहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जिस प्रकार से हमको पूरे विश्व से आज की तारीख में समर्थन प्राप्त है, जिस प्रकार से देश की, दुनिया की हर शक्ति ने भारत के पक्ष में इसके लिए बयान दिया है, और जिस चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनका भी बयान आया है और उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के साथ हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि ये दूसरे फ्रंट। और तीसरा फ्रंट होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर आप एक्चुअली लड़ाई लड़ते हैं। पाकिस्तान भले ही कहता रहे कि हमारे पास नियर पैरिटी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन हर प्रकार से वो हमसे नीचे हैं।
पहली बात। कल भी मैंने ये बात कही थी, मैं रिपीट कर रहा हूं उस बात को कि सेना का साइज क्या है, उतना वो भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो उतना बड़ा महत्व उसका नहीं होता जितना कि इस बात का महत्व होता है कि आप उस सेना में से क्या कंपोनेंट निकाल करके सही टाइम पर पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज की तारीख में पाकिस्तान की तमाम रिजर्व फोर्सेस जो हैं वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई हैं। वो पैरिटी वैरिटी उनको भूल जाना चाहिए, और वो जानते हैं कि जब वो पैरिटी थी तब भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। एक बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं विवेक, वो बात ये है कि पिछले 4 युद्धों में युद्ध पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था। अर्थात पाकिस्तान जब जब कोई देश युद्ध इनिशिएट करता है तो वो इस बात का यकीन करता है कि वो पूरी तरह से तैयार है किसी भी प्रकार के रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रकार की कॉन्टिजेंसी के लिए। और जब वो पूरी तरह से तैयार थे, ऑफेंसिव थे, प्रोएक्टिव थे, जी तब उन्होंने 3 बार 4 बार मात खाई है। तो अब जब अगर हम प्रोएक्टिव हो रहे हैं तब उनको कहां स्टैंड, वेयर विल दे स्टैंड। तो ये नियर पैरिटी और ये बात वो खुद जानते हैं कि ये बकवास है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज उनका आर्मी चीफ हाफिज सईद के साथ एक बंकर में छुपा हुआ है, और उनका एक कमांडिंग ऑफिसर कसूरी साहब को माला पहना रहा है, बुके गिफ्ट कर रहा है। ये सब बातें दुनिया देख रही है। इसमें सिर्फ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया को पता है मुल्क जो आतंकवादी मुल्क है वो कौन है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो ये है विवेक, जिस प्रकार का रिएक्शन मैंने बोला आपको कि भारत से आ रहा है, राहुल गांधी कोई भी हो, आज एक जो हमने ये ताकत है सही डेमोक्रेसी की, सही प्रजातंत्र की, यही ताकत है कि जब देश की बात आती है तो सब एक साथ हैं। और यही बात उनको और ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा था कि हम ये करेंगे तो कोई वहां पर आवाजें हमारे फेवर में आएंगी। कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में जम्मू कश्मीर उसमें शामिल, पूरे देश में इनका नहीं, और एक इनका एक अब्बूजान उठकर आ गया सर। ये पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बाप हैं, ये पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड बाप हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया को मैक्सिमम रेस्ट्रेन जो है वो दिखानी चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया बहुत सही किया। यूनाइटेड नेशन को जो दिखाया मिरर, आईना, और बाकी जो और इस तरह के संगठन जो पीस 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 की बात करते रहते हैं। क्या एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम को लेकर ऑल आइज ऑन पहलगाम हैशटैग ट्वीट करा? क्या उन्होंने आलोचना की खड़े शब्दों में? की होगी, मुझे पता है की होगी, लेकिन क्या यूएन ने कभी इस मामले में पाकिस्तान को नसीहत देने की कोशिश की कि तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते भाई? तुम जो चला रहे हो, जो टेरर कैंप्स तुम चला रहे हो, जो पीओके में तुम चला रहे हो, जो गंदी हरकतें कर रहे हो, तुम जो आतंकी पाल रहे हो, तब ये एंटोनियो गुटेरेस कहां चुप हो जाते हैं? ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम रेस्ट्रेन दोनों तरफ, दोनों कंट्रीज को मेंटेन करना चाहिए। ये ज्ञान देने के लिए आ गए। अभी मैं इस टॉपिक पर आऊंगा, लेकिन आपने इकोनॉमी की बात की, मैं जल्दी से इकोनॉमी की बात दर्शकों के सामने रख देता हूं। और राठौर सर, ये सवाल यूएन वाला लेकर मैं आपके पास आता हूं कि यूएन बड़ा एक्टिव हो गया है कि मैक्सिमम रेस्ट्रेन जो है वो मेंटेन करना चाहिए दोनों कंट्रीज को। खाक रेस्ट्रेन, हमारे 29-28 लोग मारे गए हैं, किसी और मुल्क के मारे जाते, इजराइल में मारे गए थे। इजराइल में कौन सी यूएन की बात मान ली? गुटेरेस की बात मान ली। मैं इस टॉपिक पर राठौर सर आपके पास आऊंगा, लेकिन देखिए, भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात अनुज माथुर सर ने की, तो मैं यहां दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहता हूं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 10 गुना बढ़ी है। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देता हूं। पाकिस्तान की जीडीपी, हमारे देश में कंपनी है टाटा, उसके टोटल मार्केट कैप के बराबर है, सिर्फ एक कंपनी के बराबर। खैर, भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 10 गुना बढ़ी है। साल 2000 के बाद भारत की तेज रफ्तार हुई और 2004 तक भारत की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग 6 गुना हो गई थी। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम को अनंतनाग एसएसपी लीड करेंगे। हमले की जांच में एनआईए भी शामिल होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की। हमले की जो जांच है उसमें एनआईए भी शामिल होगी और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसको अनंतनाग एसएसपी लीड करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले को लेकर। जांच तेज हो गई है, एनआईए भी शामिल होगी, एसआईटी का गठन किया गया है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी साइज भी दर्शकों के सामने रखी और इस वक्त सीधा रुख करूंगा मैं यूएस राठौर सर का। राठौर सर, ये यूएन की एंट्री हुई है, ये खबर मिल रही है। वो कह रहे हैं मैक्सिमम रेस्ट्रेन दोनों मुल्क बरतें।
देखिए, कई सालों से हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। और उसमें एक और भी चीज है कि जिस तरीके के सेक्रेटरी जनरल्स हमको आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, कोई इनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं है, रुतबा भी नहीं है। आप सही कह रहे थे, ये रूस यूक्रेन वॉर में यूनाइटेड नेशंस को किसने पूछा? आपके इजराइल हमास वॉर में को किसने पूछा? तो ये सिर्फ उपदेश दे सकते हैं और इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही बात वो पाकिस्तान की मजम्मत करके बताते, कि जो कि जग जाहिर है, दुनिया में सबको पता है कि ये किसने किया है, तो बात समझ में आती थी कि हाँ, वो इम्पार्शियल हैं। लेकिन अगर दोनों को रिस्ट्रेंट देंगे, आप रिस्ट्रेंट क्या बोलिए, पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बंद करे, कह सकता है, बिल्कुल सही तो बात क्यों है। नहीं कहा? तो यहाँ पर जो एक प्रीचिंग मोड में ये आए हैं, तो ये प्रीचिंग के लिए यूनाइटेड नेशन सब कुछ रहा नहीं। और यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी काउंसिल, ये दो जगह हैं, दो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, दो ग्रुप्स हैं, जिनका फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं है। आप हमको सिखा रहे हैं। अपने बेंजामिन नेतन्याहू में गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? जी। पर्सोना नॉन ग्राटा बोला था उनको उन्होंने, और कहा था इट इज यूजलेस। तो ये चीजें चलती रहेंगी और इसको हमें उस तरीके से लेना चाहिए। ये रेड हेरिंग है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं इस पर माथुर साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा। माथुर सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो यूनाइटेड नेशंस है, इनके जितने भी रिएक्शंस होते हैं या जितने भी इनके बयानात होते हैं, वो बहुत नपे तुले होते हैं। बहुत पॉलिटिकली वो इस बात को कहना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे, सेक्रेटरी जनरल के स्टेटमेंट को, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी कह सकता है कि आप रेस्टोरेंट करिए, कोई नहीं चाहता कि दुनिया में लड़ाई हो। ये कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, कोई ना उन्होंने उसको कहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को सॉरी एक्नॉलेज नहीं किया कि वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर पाकिस्तान का उसमें हाथ है। तो ये सब बातें करने की ये सिर्फ एक पॉलिटिकली किया हुआ स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है इसके बारे में बात करना भी मेरे ख्याल से अपने उसका बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई इसका असर नहीं पड़ता। यूनाइटेड नेशंस की कोई बात नहीं सुन रहा। चाइना के लिए उन्होंने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दिए, उसके बाद भी चाइना ने साउथ चाइना सी में पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो ये कोई इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। इनके कोई वजन नहीं है किसी भी बात का। ये सिर्फ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उन देशों में, उदाहरण के लिए जो अफ्रीकी देश हैं, बहुत गरीब हैं और जहां बहुत ज्यादा परेशानियां आपस में चल रही हैं, उनको मदद करने में सिर्फ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां फंड्स नहीं है किसी भी तरीके से। ये लोग फंड्स वहां पहुंचा करके या पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर लगा करके वहां की परिस्थितियां सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा वहां भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सूडान में वो कुछ नहीं कर पाए, कांगो में वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये तमाम चीजें हैं। यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत अब सिर्फ उसका रोल बिल्कुल सिंबॉलिक रह गया है। यहाँ पे ये एक यूनाइटेड लेकिन नेशंस है। पाकिस्तान अभी भी उम्मीद में जी रहा है। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा है कि एक तो दुनिया उसे बचा लेगी और ये जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं होने देगा। विवेक वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान अब क्या करना चाह रहा है कि कोई भी एक्शन, उन्होंने कल उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं पाकिस्तानियों के, मैंने कई जगह देखे और पढ़े हैं, उसमें सब यही कह रहे हैं कि भाई हम तो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं और हम ये इलेक्ट हुए, बस सिलेक्ट हुए और ये हम करते हैं। उनका सिर्फ एकमात्र मुद्दा, मैं बता रहा हूं विवेक, यही है कि वो जानते हैं कि कन्वेंशनली वो भारत के साथ युद्ध लड़ने में कहीं खड़े नहीं होते। पूरा विश्व उनके खिलाफ है। उनका फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश की तक की यात्रा पर जा नहीं पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो अलग थलग हो गए हैं। और कन्वेंशनल वॉर अगर पाकिस्तान के साथ इस बार हुई तो पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस वजह से वो कोई भी ऐसी चीज जो कि पाकिस्तान को कहीं कहीं बचा सकती है उसको छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी ऐसा स्टोन जो कहते हैं ना अनटर्न्ड रहना नहीं देना चाहते। उनके एक मित्र चाइना, देखिए मैं आपको बताऊं, चाइना किसी का भी मित्र नहीं है। चाइना के अपना एजेंडा है, अपने इंटरेस्ट्स हैं। और जिस दिन चाइना को ये लगेगा कि वो पाकिस्तान को, दे डोंट नीड पाकिस्तान एनीमोर, उस दिन वो सर, चाइना इज अ प्योर बिजनेसमैन। वो अपने बिजनेस के लिहाज से देखेगा, उसका बिजनेस इंटरेस्ट स्टेट होगा, वो किसी भी कंट्री से किनारा कर सकता है। मैं आपकी बात वापस लौटूंगा। रमन सैनी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है, राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा सामने आया। श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी।
अनंतनाग अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मिलेंगे राहुल गांधी। एलओपी है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है और इस लिहाज से भी उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसके पहले कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार की कार्रवाई को पूरा समर्थन है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि जो राहुल गांधी है वो अनंतनाग अस्पताल का दौरा करेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। रमन इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर से ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे संवाददाता सीधे उनके पास चलेंगे। रमन, पूरी खबर बताइएगा, राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है ये भी बताइएगा। देखिए, करीबन 10 मिनट पहले राहुल गांधी जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं और उसके बाद उनका काफिला सीधे सीएम रेजिडेंस के लिए जो है वो रवाना हुआ है गुपकार के लिए। और वहीं पर उनकी मुलाकात जो है वो पहले उमर अब्दुल्ला से होगी और उसके बाद वो वहां से अनंतनाग के लिए रवाना होंगे, क्योंकि अनंतनाग में जो इस समय घायल जिस अस्पताल के अंदर भर्ती हैं वहाँ पर उन घायलों से मुलाकात करेंगे। और कल जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से सब स्पष्ट कहा गया था कि भारत सरकार इस हमले का बदला लेने के लिए जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरी तरीके से भारत सरकार का समर्थन करेंगे। तो पूरी तरीके से अगर हम ये देखें तो इस समय सरकार के पास पूरी सभी पार्टियों का समर्थन है, न केवल देश का बल्कि हम देख सकते हैं विदेशों में भी किस तरीके से लगातार समर्थन जो है वो भारत सरकार को मिल रहा है। इसी बीच में ये बहुत अहम है क्योंकि देश में पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी और वो खुद यहाँ पर आकर उन सभी जो घायल इस समय हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उनके हालचाल जानेंगे, उनसे हालचाल लेंगे और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात कर कर वो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल ऑल पार्टी मीटिंग में गृह मंत्री की तरफ से पूरी तरीके से स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या क्या उनके जो सवालात थे, चाहे वो ओबीसी के सवाल थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सवाल जो पूछे गए थे, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से वहां पर सुरक्षा की कोताही क्यों हुई है, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो थे वो वहां पर डिप्लॉय क्यों नहीं थे, वो सारे जवाब जो है वो कल ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी को मिल गए होंगे। और उसके बाद ही उन्होंने ये तय किया है कि वो न केवल श्रीनगर में आएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि भारत सरकार इस समय पूरी तरीके से अड़िग है और उनकी शहादत, उनके अपने लोगों की जो जाने गई हैं उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका पूरा बदला जो है वो भारत सरकार लेगी। तो ये जो उनका दौरा है ये बहुत अहम है अपने आप में, क्योंकि जो विक्टिम फैमिली है उनको कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक साहस दिलाने के लिए उनका ये दौरा है। जी, एलओपी का दौरा कितना इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे सिनारियो को अगर देखें? वो लीडर ऑफ ओपोजिशन भी हैं और एक महत्वपूर्ण पद है इस देश में एलओपी का, तो कितना इंपैक्टफुल रहेगा ये? देखिए, निश्चित रूप में इसमें ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल रहेगा क्योंकि हमेशा हम देखते रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम रहा हो या बालाकोट स्ट्राइक जब भारत सरकार की तरफ से की गई थी, तब कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच में एक दीवार खड़ी नज़र आ रही थी, एक हम कह सकते हैं खाई खींची हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि एलओपी की तरफ से कहा जा रहा था कि आप सबूत दीजिए। उस समय बहुत बड़ी राजनीति जो है वो हो रही थी, लेकिन उस समय अगर आप देखें तो दोनों ही इंसिडेंट्स के अंदर सुरक्षा कर्मियों को, एक तरफ भारतीय सेना के जवानों को 2016 में उड़ी के अंदर जो है वो निशाना बनाया गया था और पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान के काफिलों को, तो दोनों ही सुरक्षा कर्मियों के साथ जुड़े हुआ वो मामला था। लेकिन इस बार जो मामला पूरी तरीके से अलग है, इस बार पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी गलती करते हुए जो देश के निर्दोष नागरिक हैं, जो टूरिस्ट के रूप में वहां पर कश्मीर घाटी घूमने के लिए आए थे, उन पर सीधे तौर पर हमला किया है। तो इस हमले के बाद न केवल कश्मीर के लोग पाकिस्तान से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर तरफ, हर गली, हर चौराहे पर इस समय पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उसी बीच में जो एलओपी हैं वो भी जानते हैं कि ये मामला जो है अपने आप में बहुत संजीदा है और संजीदा है और इसको अगर हल्के में लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक तौर पर भी एलओपी कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस समय अगर हम देखें तो एलओपी का जो ये दौरा है ये न केवल सरकार को साहस देगा अपने अगले कदम को बढ़ाने के लिए, बल्कि जो एलओपी हैं वो भी ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए, जब मुश्किल की घड़ी आएगी, जब देश पर कोई संकट आएगा तो हम अपना स्वार्थ भूलकर देश हित में जो भी होगा उसके लिए हम सब मिलकर जो है एक साथ आगे बढ़ेंगे। जी विवेक। ठीक है रमन, आपके पास वापस लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, बड़ी खबरों को लेकर अपडेट आपसे लगातार लेंगे। लेकिन इस बीच में राठौड़ सर का रुख करना चाहूंगा और बाकी जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं माथुर सर, उनका भी रुख करेंगे। राठौड़ सर, एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैंने काफी सोचा इस बारे में और काफी रिसर्च भी की। पाकिस्तान को पता था कि अगर उसने कोई बड़ी हिमाकत की तो भारत रिटेलिएट करेगा। हमने उड़ी के लिए जवाब दिया, हमने पुलवामा के लिए जवाब दिया
और पहलगाम के लिए भी हम जवाब देंगे। पाकिस्तान भी इक्वली तैयारी कर रहा है। उसने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया है, उसने भी अपने मूवमेंट्स बॉर्डर पे बढ़ा दिए हैं, उसने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या पाकिस्तान जानबूझकर इस हमले को अंजाम दे रहा था जिससे कि एक वॉर की शुरुआत हो सके? क्या पाकिस्तान पहले से जानता था कि जंग के सिचुएशन में हम जा सकते हैं और उसने जंग की तैयारी की? ऐसी बात नहीं है जी। पाकिस्तान इस मामले में काफी मुगालते में था कि भारत एक हद से ज्यादा नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ वॉर, कि लड़ाई से नीचे ही भारत जाकर कुछ करके छोड़ देगा, चाहे एयर रेड कर ले, चाहे बाकी कोई छोटा सा टैक्टिकल ऑपरेशन हो जाए या कुछ ऐसा प्रहार हो जाए, लेकिन वॉर तक भारत नहीं जाएगा। वो एक पाकिस्तान के दिमाग में ये बात हमेशा से रही है और इसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान जानता है कि ये प्रॉक्सी वॉर, जो देखिए ऐसा है कि ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान इसकी प्राइस पे कर सकता है। इट इज वेरी अफोर्डेबल फॉर देम। 35 सालों से ये चला रहे हैं और उन्हें पता है कि इसमें हमारा नुकसान क्या है, तो इसलिए वो चल रहा है। तो ये एक साइकिल में हम फंसे हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और रेस्पॉन्सेस जो हैं एक साइकिल में फंसे हुए हैं कि हम ये करते हैं तो वो ये करते हैं, यहां से टेररिस्ट आते हैं तो हम मारते हैं, बीच बीच में थोड़ी खटास हो जाती। ये साइकिल तोड़ना पड़ेगा और साथ में पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि ये प्रॉक्सी वॉर अब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा। ये इसका कॉस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि हम उसको पे नहीं कर सकते। आप उस तरीके से सोचिए, आज आप नेवल ब्लॉकेट कर लीजिए कराची हार्बर का, 4 उनके शिप डुबो दीजिए, पाकिस्तान कभी नहीं उठ के खड़ा होगा। लेकिन अगर आपने एलओसी के अक्रॉस में आर्टिलरी की फायरिंग कर ली, एक आधा अपने टेरर बेस पे सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसको पे करने के लिए तैयार है। तो ये एक पूरा डायनेमिक्स को बदलना है, रीराइट करना है, तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि अभी इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। और उसी वक्त पाकिस्तान की जनता भी उनको बताएगी कि आप यहां से हटें। इस बात को समझना चाहिए और ये एक बड़ा डिसीजन होने वाला है। ये 1-2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये आपको वॉर के तेवर दिखाने पड़ेंगे, युद्ध के तेवर दिखाने पड़ेंगे, और हो सकता है एक आप लिमिटेड वॉर में चले जाएं। बिल्कुल, मैं सहमत हूं सर आपसे। और मुझे लगता है कि एयरफोर्स के जरिए एक्शन हो चुका है, इंडियन आर्मी के जरिए एक्शन हो चुका है, इंडियन नेवी की बारी है। और मुझे लगता है जो बात आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं उस विकल्प में भी विचार किया गया होगा। और जो है पाकिस्तान को इस बार ऐसी कीमत चुकानी होगी जिस कीमत के बारे में शायद वो भविष्य में भी सोचकर कांप जाए, तब जाकर पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा सकेगा। मैं माथुर सर आपके पास आऊं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत की ताकत बढ़ाने वाली खबर। फ्रांस के साथ होगी राफेल डील। 28 अप्रैल को 26 राफेल एम की डील होने जा रही है, राफेल मरीन की डील होने जा रही है, जिससे नेवी की ताकत, इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ने जा रही है। फ्रांस के साथ राफेल डील को फाइनल मुहर दिया जाएगा। बता दें आपको, अभी थोड़े दिन पहले ही राफेल को लेकर बजट को मंजूरी दी गई थी। अब 28 अप्रैल को 26 राफेल के लिए डील होने जा रही है। भारत पाकिस्तान के एस्केलेशन के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि फ्रांस के साथ राफेल डील फाइनल हो गई है और 28 अप्रैल को इस पर मुहर लग जाएगी। 26 राफेल की डील होने वाली है। माथुर सर के पास जा रहे हैं। माथुर सर, जो बात राठौर सर कह रहे हैं, बहुत टू द पॉइंट बात उन्होंने कही कि छोटे छोटे प्राइसेस वो पे करता रहेगा। हमने एयर स्ट्राइक की तो वो कहता है आप चिड़िया मार गए। यहां हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस बात को आज तक वो कबूल नहीं कर पाया, ना दुनिया को बता पाया। तो बात कुछ ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया के देशों तक भी जाए और पाकिस्तान को भी वो कीमत बहुत भारी पड़े। बिल्कुल विवेक, मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा कि इस बार जो स्ट्राइक होने वाली, जो ऑप्शंस, जो वो स्ट्राइक
नर्व पे की जाएगी। और नर्व क्या है? वो रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान आर्मी नर्व है। पाकिस्तान का जो आज की तारीख में पाकिस्तानी आर्मी की जो चीफ है, जो कि एक मदरसा एजुकेटेड हाईली करप्ट माइंड का जो आदमी है, जो कि सेना प्रमुख कम लगता है और किसी मस्जिद मदरसे का रिलीजियस टीचर ज्यादा लगता है, ऐसे इंसान के ऊपर इस प्रकार की जगह पर स्ट्राइक इस बार होगी। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्ट्राइक जरूरी नहीं है कि फिजिकल आप बम के साथ करें या फोर्स के साथ करें। स्ट्राइक करने के बहुत तरीके हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इतनी जबरदस्त स्ट्राइक होने वाली है उनके ऊपर, जो 3 नदियों का इंडस वाटर से कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। हमने ईस्टर्न रिवर्स जो है तीनों, सतलुज, ब्यास और रावी, उनका पाइप परमानेंटली बंद कर दिया है। ये अभी पिछले 2-3 साल पहले एक जहां से रावी का पानी जा रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया है। अब उसके बाद अगर हम चिनाब और झेलम पे जो पानी को डाइवर्ट कर लेंगे या उसको रोक लेंगे, उसका असर देखिए आप। सिंधु, चिनाब, झेलम, पाकिस्तान कृषि प्रधान देश है भारत की तरह। पाकिस्तान की 25 से 30% कृषि इस पानी पर निर्भर है, वो तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान को ऊर्जा, देखिए 3-4 चीजें हैं इस पानी से वो क्या करते हैं, कृषि और ये ऊर्जा, चिनाब की तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं। ये तमाम चिनाब चीजें चिनाब को कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया है माथुर सर, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों बिल्कुल को। वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ सिंधु नदी की बात नहीं, वो नहीं है। चिनाब बंद कर दिया, झेलम पे हम एक्टिविटी करेंगे तो ये इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तो ये हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम पाकिस्तान की जीएचक्यू के ऊपर जाकर के हमला कर दें। हम ये करके भी हम उनको इतना ज्यादा कॉर्नर कर सकते हैं कि उनको पता नहीं पड़ेगा व्हाट इज हिटिंग देम फ्रॉम वेयर। आज की तारीख में जो चीज सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हर्ट करेगी वो चीज है जो कि उनकी घिसी पिटी मरी अर्थव्यवस्था को जरा सा भी डेंट पहुंचाए, वो उनको परेशान करेगी। हमारे एक्शन से पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉयमेंट मोबिलाइजेशन मोड में आ गई है, उससे पैसा खर्च होता है। वो उनका पानी हम बंद कर देंगे तो उसके कृषि पे, ऊर्जा पे बहुत इनका नुकसान होने वाला है। हम नेवल ब्लॉकेड लगा देंगे, हमने एक नमूना दे दिया इन्हें सूरत से एक मिसाइल फायर करके नेवल ब्लॉकेड कर देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था को परेशानी हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से और उसके अलावा जब मैं कह रहा था तीसरा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो आपको ये पूरा हमको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये लोगों के सामने आ गया है। वो दिन दूर नहीं है विवेक, जब पाकिस्तान फिर से एफएटीएफ की या तो ग्रे में नहीं तो वरना ब्लैक लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आतंकवादी कार्रवाइयों में हर जगह पर सिद्ध हो चुका है। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, जो कि आर्मी चीफ कम होता है और पाकिस्तान की सरकार को चलाने वाला ज्यादा होता है। पाकिस्तान का जो ऑपोजिशन है उसको जेल में डाल रखा है उसने और एक पपेट बिठा रखा है शहबाज शरीफ। तो उस व्यक्ति के बोलने का तरीका, उस व्यक्ति के जो सरमन्स हैं, वो तमाम उनको नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि वो कैसे जहर भर रहा है अपने सैनिकों में। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो 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 सैनिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपने सैनिकों की भी कोई पड़ी नहीं है, उनको अपने नागरिकों की भी कोई पड़ी नहीं है। किस प्रकार से उनके नागरिक सफर करने वाले हैं अगर यहां कुछ हो गया, उसके बाद किस प्रकार से उनके सैनिक सफर, ये वो आर्मी है विवेक जिसको जो अपने सैनिकों के शव ले जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी आर्मी से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी आर्मी के उसमें। और ये जो मोबिलाइजेशन आप देख रहे हैं और ये जो एक्टिविटी देख रहे हैं, जो उनको जो काम इंडस वाटर रोकने के एक्शन के लिए, जो जिसके लिए उसके बचाव से निकलने के लिए जो उन्होंने एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी हैं, दे आर ऑल कॉस्टिंग देम ऑलरेडी। वो कॉस्ट जो है वो अनबेरेबल है पाकिस्तान जैसी ड्विंडलिंग इकोनॉमी के लिए। आज पाकिस्तान के लोगों के पास खाना नहीं है, सबसे बड़ी समस्या वहां से आने वाली है। और पाकिस्तान की आवाम दम्ब नहीं है, पाकिस्तान की आवाम को पता पड़ रहा है ये जो आतंकवादी पाले हैं और जो आतंकवाद इन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। दुनिया की कोई और देश ऐसा नहीं है जिसकी स्टेटेड पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। इससे बड़ा प्रूफ दुनिया को क्या चाहिए?
तो ये तमाम चीजें हैं। अब हालात ऐसी पैदा हो रही हैं, बांग्लादेश हाथ खींचने, वो भी कहीं ना कहीं पीछे निकलने के चक्कर में है। आईएसआई की आज की तारीख में आप बांग्लादेश के 5 सितारा होटल्स की लिस्ट चेक कर लें, 50 अफसर वहां पर अड्डा बना करके बैठे हुए हैं। अब उनका विदेश मंत्री वहां जाने वाला था, उसने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है। गार्ब भले ही ये हो कि हमारे देश में ये हो रहा है, लेकिन असली वजह ये है कि उनको हर जगह से, हर एक चीज उनके साथ हाथ खींच रही है, और वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड और साउथ वेस्ट, जो वेस्ट एशिया है, आप देखें किस प्रकार का स्वागत नरेंद्र मोदी का हुआ। एक बात और मैं बताता हूं, ये समझने की है, वो ये है कि जो वेस्ट एशिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ओमान, ये सब समझ चुके हैं कि केवल आतंकवाद और केवल तेल से वो जिंदगी भर और आने वाले 100,000 साल नहीं रह सकते। तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उनको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना पड़ेगा। और ईरान के साथ भी तो पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं है सर। ईरान उधर से अलग से मिसाइल ठोकता रहता पाकिस्तान के अंदर, और ईरान भारत की दोस्ती दुनिया जानती है। जी, मैं माथुर सर आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर की खबर है, जहां लश्कर आतंकी अल्ताफ लाली मार गिराया गया है। बांदीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर में लश्कर आतंकी अल्ताफ लाली को मार गिराया गया है। रमन हमारे साथ लगातार बने हुए जम्मू कश्मीर से, सीधे उनके पास चलेंगे। रमन, क्या है पूरी जानकारी बांदीपुरा ऑपरेशन को लेकर? जी हाँ, देखिए आज सुबह से ही बांदीपुरा के कुलनार जंगल के अंदर जो है वो सुरक्षा कर्मियों को ये जानकारी मिली थी। दरअसल कल जो OGWs 4 पकड़े गए थे लश्कर ए तोयबा के, उनसे जब पूछताछ हुई थी तो इस पूछताछ में ये खुलासा हुआ था कि एक ग्रुप जो है वो आतंकियों का इस समय कुलनार का जो जंगल पड़ता है बांदीपुरा का, वहां पर छिपे हुए हैं। और उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक ज्वाइंट कैसो यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और जैसे ही सुरक्षा कर्मियों की टीम उन आतंकवादियों के पास पहुंचती है, वहां एक नेचुरल हाइडआउट बना हुआ था। उसी हाइडआउट से उनकी तरफ से फायर किया जाता है, और उसके बाद रिटेलिएशन जो है वो भारतीय सेना की तरफ से किया जाता है। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी मिलती है। फिलहाल 1 से 2 और आतंकी जो है उस इलाके के अंदर हो सकते हैं। जो मारा गया आतंकी है वो लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। इसका भाई भी जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर रह चुका है। फिलहाल वो जेल में बंद है, उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके बाद ये भाई जो है वो मिलिटेंसी एक्टिविटीज में शामिल हुआ था, और लगातार जो है वो कई आतंकी गतिविधियों में इसका नाम जो है वो शामिल है। और अब एक कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद कश्मीर घाटी और जम्मू के हर कोने में इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, ताकि जहां पर भी जो आतंकी हैं उनको ढेर किया जा सके। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें जो 5 से 6 आतंकी शामिल थे, उनके खिलाफ बाकायदा घातक कमांडोज को भारतीय सेना ने जंगल के बीच में उतारा हुआ है। हवाई जहाज से यानी कि हेलीकॉप्टर से, बाकायदा ड्रोन से उनको सपोर्ट दी जा रही है, उनको पूरा रूट बताया जा रहा है। एरियल सर्विलांस जो है उस इलाके के अंदर बढ़ा दिया गया है, ताकि आतंकी वहां से निकल ना सके। दरअसल ये जो रूट मैप सामने आ रहा है कि हो सकता है कि त्राल के साथ लगता हुआ जो पहलगांव का जंगल है, इस जंगल का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अगर आप त्राल से बाय रोड आते हैं तो करीबन 55 किलोमीटर का सफर आपको तय करना पड़ता है, और अगर आप जंगल के रास्ते त्राल से पहलगांव आते हैं तो 20 किलोमीटर का आप जंगल के रास्ते आप सफर तय कर पाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है ये 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आतंकी जो है वो उस इलाके के अंदर पहुंचे हो, बेरीसरान के जो मीडोज है वहां पहुंचे और इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। अब उन आतंकवादियों के खिलाफ लगातार जो है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं बांदीपुरा में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। विवेक, रमन आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, कुपवाड़ा के नौगांव में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात भर फायरिंग हुई है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई, भारतीय सेना ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। बता दें आपको, कुपवाड़ा के नौगांव में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की खबर है। रात भर फायरिंग हुई है, यह भी जानकारी मिल रही है। लगातार फायरिंग की गई है LOC पर पाकिस्तान सेना ओर से। हालांकि अभी तक किसी के तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उकसाया तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बड़ी खबर आ रही है, LOC पर पाकिस्तान सेना की ओर से कई चौकियों से फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारत में किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। यह भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर छोटे हथियारों से हमला किया है और सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही साथ रात भर फायरिंग की खबर है। रमन के पास चल रहे हैं सीधा इस खबर के लिए। रमन, क्या है पूरी जानकारी?
देखिए कल रात 2 बजे से जो है वो कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में, लीपा वैली में और जो टंगधार का इलाका है वहां पर रात 2 बजे से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन की जो है वो शुरुआत की गई थी। और उसके बाद जो है आज सुबह जो है वो नौगाम का इलाका जो कुपवाड़ा और बारामूला के बीच में पड़ता है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। उसे फिलहाल भारतीय सेना का जो है वो पलटवार किया गया है और ये जानकारी भी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान को नौगाम के इलाके में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कल ही हमने ये खबर दी थी कि जो आसिम मुनीर है पाकिस्तान आर्मी के चीफ, उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां पर एक तो पाकिस्तानी आर्मी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, वहां पर उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी और वहीं दूसरी तरफ ये निर्देश दिया गया है कि बंकर में रहकर ही निगरानी करनी है और बंकर से ही रहते हुए वो लगातार ये फायरिंग जो है वो भारतीय जो सीमा पर भारतीय सेना की जो चौकियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां पर वो कर रहे हैं। ना केवल इस इलाके के अंदर बल्कि अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है जो अखनूर से लेकर कठुआ तक का, वहां पर भी लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स की तादाद को दुगना या तिगुना कर दिया गया। मेरे पास इसमें जो जानकारी है, अगर जम्मू के ठीक सामने सियालकोट का इलाका देखते हैं वहां पर 13 चिनाब रेंजर्स की जो बटालियन है उसमें बढ़ोतरी की गई है। इसी तरीके से सांबा के सामने जो इलाका पड़ता है शकरगढ़ का इलाका, वहां पर 14 और कठुआ के सामने 26 रेंजर्स की जो बटालियन है उनकी बढ़ोतरी की गई है और उसके पीछे पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके पीछे ये कहना है कि जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल से तो खतरा पाकिस्तान को है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी भारत जो है वो कोई कार्रवाई कर सकता है। और अभी जो एक जानकारी और निकल कर सामने आ रही है कि टंगधार और हजीरा के बीच में जो एक रोड है जिस पर सिविलियन मूवमेंट्स अक्सर चलती रहती थी, भारतीय सेना ने फिलहाल वहां से सिविलियन मूवमेंट्स पर रोक लगा दी है क्योंकि उस इलाके से लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। ऐसे में किसी आम आवाम को जो है वो चोट लग सकती है या उसकी जान पर खतरा बन सकता है। इसको देखते हुए फिलहाल उस रोड पर जो है वो रोक लगा दी गई। तो टेंशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार एस्केलेट हो रही है। जी विवेक। बिल्कुल, और भारत पर लगातार उकसावे का आरोप लगा रहा है। मैं राठौर साहब के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन के लिए। सर, भारत के ऊपर ही सारा एलिगेशन पाकिस्तान लगा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में घूम घूम कर यह कह रहा है भारत उकसावे वाली हरकत कर रहा है। देखिए, ये प्रोवोकेशन है पाकिस्तान की, ये सारी मोडस ऑपरेंडी पूरी दुनिया को पता है। झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, उससे हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो है जिस तरीके से इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ में कोई खड़ा हुआ है क्या, तो पाकिस्तान उससे बहुत अनर्व हो गया है। और ये जो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान के पास अभी कोई ज्यादा स्ट्रेटजी है नहीं, तो इसलिए वो अनर्व हो रहा है और ये हमें इसका फायदा उठाना चाहिए जी। इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए, हमें रीड करना चाहिए एनिमी का माइट कि वो किस तरीके से कर रहा है और किस तरीके का सपोर्ट उसे कहीं से मिलेगा। अगर उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमने कोई बहुत बड़ा एक्शन कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर भी विद्रोह शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में भी स्थितियां अच्छी नहीं है, आंतरिक स्थितियां। हो सकता है पाकिस्तान की आर्मी का वर्चस्व ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें पहल करनी पड़ेगी। इस बार कोई कॉस्मेटिक ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन हो जो दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे। नहीं, लेकिन भारत के पास क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं अभी भारत सरकार को, या फिर अगर हम आर्मी ऑपरेशंस की बात करें तो पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए क्या किस तरह का ऑपरेशन अभी बेटर रहेगा? देखिए, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि पाकिस्तान की कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान को एक ऐसा हमने चोट पहुंचानी है जिसमें कि कई मतलब ऐसा उसको अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट होनी चाहिए। क्या ऑपरेशंस होंगे, किस जगह पे होंगे, ये अपने सिक्योरिटी चीफ सर्विसेज चीफ जानते हैं, सीडीएस जानते हैं, और इसीलिए दौरे भी हो रहे हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन इस बार जो अगर भारत ने मन बनाया है तो वॉर का मन बना के चलो, तभी पाकिस्तान के ऊपर नकेल लगा पाएंगे। अभी तक बाकी ऑपरेशन या बाकी वॉर पाकिस्तान ने शुरू किए थे, इस बार का ऑपरेशन
हमने शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, मैं माथुर सर के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन के। माथुर सर, कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी आसिम मुनीर के दिमाग में। उसे ये तो पता रहा ही होगा कि पहलगाम अटैक के बाद भारत बहुत तगड़े तरीके से रिटालिएट करेगा, लेकिन क्या ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये जंग जैसी सिचुएशन, वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी? बिल्कुल विवेक, इस बार पाकिस्तान जो है उन्होंने बिल्कुल अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। बल्कि जो भी आप उसको कहना चाहें, क्या हुआ क्या है, देखिए उनको भारत का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन के बारे में जरा भी गुमान नहीं था। भारत के रिएक्शन के अलावा भारत का जो प्रतिपक्ष है उसके रिएक्शन के बारे में उनको गुमान नहीं था। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो रिएक्शन आया है उसके लिए वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में वो गोल गड़बड़ कर गए। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन जो भारत के पास है। भारत को मैं जो चीज सबसे ज्यादा हर्ट पाकिस्तान का करेगी वो ऐसी चीज है जो कि उनके व्यापार पे, उनकी इकोनॉमी के ऊपर अटैक करे। और एक छोटा नेवल ब्लॉकेड, एक कराची पोर्ट का उनका जो ऑपरेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना या खत्म कर देना। ग्वादर में तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट बनके तैयार है वहां पिछले 6 महीने से। ग्वादर की तरफ बढ़ते तो चाइना भी इन्वॉल्व होगा। छोड़ दीजिए तो ये सर, मैं कह रहा हूं ग्वादर की तरफ बढ़े तो चाइना भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि चाइना का हमको तो ब्लॉक चाइना जी हमें वहां जाने की जरूरत। मैं तो कह रहा हूं कि आप ब्लॉकेड लगाइए। भारत की जो नौसेना है वो इतनी शक्तिशाली है कि पाकिस्तान के अच्छे उसका कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाली नौसेनाएं दुनिया में 1 2 3 है बस। ब्रिटेन के पास नहीं है, रशिया के पास नहीं है, फ्रांस के पास नहीं है, सिर्फ भारत, यूएस और चाइना के पास है। तो ये बहुत ताकतवर नेवी है। आप 2 मिनट में पूरा उनका ब्लॉकेड लगा सकते हैं, व्यापार रोक सकते हैं। आप नेवल उनका, बल्कि अगर चाइना कुछ करने की कोशिश करता है आप वहां उनको परेशान कर सकते हैं स्टेट ऑफ मलाक्का में। तो ये भारत बहुत ताकतवर इस मामले में है। तो मेरा यह मानना है कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट बे ऑफ बंगाल में भी और अरेबियन सी में, और उसके बाद बिल्कुल सिलेक्टेड टॉप एंड स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक्स। स्ट्रेटेजिक मतलब ऐसे नर्व सेंटर्स के ऊपर आप स्ट्राइक करें पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। बिल्कुल। और नहीं, मैं बता रहा हूं कि वो टाइम निकल गया कि आप आतंकवाद या आतंकवादी है उनके ट्रेन कैंप या सर्जिकल ना, इट विल नॉट बी ए सर्जिकल स्ट्राइक, इट विल नॉट बी ए अटैक बालाकोट वैरायटी। जी, बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान की जो नर्व है, जो आतंकवादियों का जो जन्मस्थली है, उन जन्मस्थलियों पर कोई, चाहे वो रावलाकोट हो, चाहे वो बीरपुर कोटली हो या बहावलपुर हो या कोई और जगह मुल्तान हो, तो वो जगह देखनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे टाइम आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता माथुर सर, मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है, जैसा कि राठौर सर ने भी कहा। बिल्कुल, पाकिस्तान को 2-3 हिस्से में फाड़ देना चाहिए जिससे कि वो दोबारा कभी सिर नहीं उठा सके। बलूचिस्तान आजाद करा दें, बलूच जिंदगी भर एहसान मानेंगे क्योंकि वो बांग्लादेशियों से बेहतर हैं, ये बात मैं जानता हूं। और पीओके वापस ले लें, इसके बाद पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा।